हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीएम ऑफ गुड्स की एक इंपॉर्टेंट सप्लाई मेटल स्क्रैप के केस में कंप्लीट एनालिसिस आपको बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जीएसटी का पूरा कंप्लायंस एक चार्ट के अंदर मैंने यहां पर उतार दिया है फॉर अ मेटल स्क्रैप डीलर। किस तरीके से वहां पे आपको काम करना है, आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्लाइंट है मेटल स्क्रैप में वो डील करता है, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी दिखाऊंगा किस तरीके से एक्चुअली काम करेगा सर। राइट सर, चलिए। और ये लेटेस्ट अपडेटेड है किस तरीके से अब ये काम होगा। सबसे पहले जीएसटी लगेगा ऑन मेटल स्क्रैप। अब सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि सर ये बताइए मेटल का मतलब क्या और स्क्रैप का मतलब क्या। सबसे पहले ये एक्सप्लेन कीजिए। मेटल का मतलब, मेटल स्क्रैप मींस स्क्रैप ऑफ आइटम कवर्ड अंडर दीज चैप्टर। अब ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, इन चैप्टर के अंदर जो जो आइटम कवर है खाली उनको ही मेटल के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे आयरन और स्टील, आर्टिकल मेड ऑफ आयरन और स्टील, चॉपर एंड आर्टिकल देयर ऑफ निकल और उसके रिलेटेड आर्टिकल, एल्युमिनियम और उससे रिलेटेड आर्टिकल। चैप्टर 77 में रिवर्स्ड फॉर पॉसिबल फ्यूचर यूज, लीड एंड आर्टिकल, जिंक आर्टिकल, टीन के आर्टिकल और अदर बेस मेटल, सरमेट्स एंड अदर आर्टिकल्स देयर ऑफ। चैप्टर नंबर 72, 73, 74, 75, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 72 से लेकर 81 चैप्टर। इसके अंदर जो जो आइटम आते हैं उस आइटम का स्क्रैप नहीं समझे भैया, मेरी बर्तन की दुकान है, मैं नया आइटम बेचता हूं, मेरी या तो मैं स्टील बनाता हूं, स्टील मैन्युफैक्चर करके बिल्कुल नए स्टील जो है वो मैं मैन्युफैक्चर करके बेचता हूं। क्या वो मेटल स्क्रैप डीलर के अंदर कवर होगा? नहीं। इसका जो स्क्रैप बच जाता है उसमें जो डील कर रहा है, यानी मेटल प्लस स्क्रैप, यहां दो वर्ड है, जीएसटी ऑन मेटल प्लस स्क्रैप। मेटल भी है और वो स्क्रैप भी है। अगर आप नया मेटल बेच रहे हो तो वो मेटल स्क्रैप नहीं है, दैट इज ओनली मेटल। वहां पर ये आरसीएम वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कहीं वहां पर भी आरसीएम लगा दो तो यानी आपके पास एक ऐसा क्लाइंट है जो बिल्कुल न्यू आर्टिकल बेच रहा है, स्टील की चीजें बेच रहा है, सारी स्टील के बर्तन बेच रहा है, या स्टील का प्लांट है उसका स्टील मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, नया बेच रहा है, क्या वो इसके अंदर कवर होगा? आंसर इज नो। दिस इज मेटल प्लस स्क्रैप। मेटल स्क्रैप यानी बेसिकली गवर्नमेंट इसके अंदर जो कवर करना चाह रही है ना, इंडिया में एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है जो ये मेटल स्क्रैप को बेचता है, उनको यहां पर कवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो जो मेटल स्क्रैप डीलर्स हैं वो यहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेटल स्क्रैप। और इसके अंदर अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर, आप ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर जो सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है और वो किसी अनरजिस्टर्ड बायर को सेल कर रहा है, यानी जिसने सेल की वो भी अनरजिस्टर्ड, जिसने बाय की वो भी अनरजिस्टर्ड। अब एक चीज मैंने आपको यहां क्लैरिफाई कर दी है। क्या क्लैरिफाई कर दी है? कि जो C2C ट्रांजैक्शन है, जो URD टू URD ट्रांजैक्शन है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। लेकिन मेटल स्क्रैप के ऊपर एक कंडीशन मैंने बताई थी कि जो C2C है, इसके लिए चेक करोगे आप कि अगर ए पर्सन, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम होनी चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है उससे कम होनी चाहिए, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है, वो किसी अनरजिस्टर्ड बायर को बेच रहा है, वो वाली सप्लाई आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक। लेकिन अगर यही अनरजिस्टर्ड सप्लायर एक रजिस्टर्ड बायर को बेच रहा है, अरे यही तो पढ़ के आए, अनरजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है, लास्ट सेशन में समझाया था, वहां पर आरसीएम लगेगा। रेट यहां पर 18% लगता है, यहां पर आरसीएम लगेगा 18% के हिसाब से। ठीक है सर, ये एक कंसेप्ट और समझाओ, नो जीएसटी टीडीएस ये क्या होता है? अब ये नया कंसेप्ट आया, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं आपको। जीएसटी के अंदर भी टीडीएस काटता है, जैसे इनकम टैक्स में एक टीडीएस का कंसेप्ट होता है,
आपको अगर सैलरी मिल रही है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी में से आपका जो इनकम टैक्स है वो काट करके आपको पैसा दिया जाता है। गवर्नमेंट ने उसका नाम TDS रखा हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सेक्शन नंबर 51 के अंदर ये जीएसटी का TDS जो है वो डिडक्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज जो होती हैं, लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं, वो जब पेमेंट करती हैं वहाँ पर TDS डिडक्ट करना होता है। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्क्रैप डीलर जो रिसिपेंट है, स्क्रैप डीलर के केस में उसको भी कवर कर दिया है। तो जो रिसिपेंट जब पेमेंट कर रहा होगा तो वहाँ पर भी TDS काटने की बारी आती है। तो बेसिकली वो कंसेप्ट होता है। लेकिन RCM के केस में आपको ये GST TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जब रजिस्टर्ड बायर जो होगा, अगर रजिस्टर्ड सप्लाई जो सप्लायर है वो अगर रजिस्टर होगा तभी यहाँ पर GST में TDS काटा जाएगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर वो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो जो मेटल स्क्रैप को सेल कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो किसी अनरजिस्टर्ड बायर को सेल करता है तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लगता है 18% के अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई भी GST का TDS नहीं काटा जाएगा, बिकॉज जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो GST TDS काटेगा ही कैसे, मतलब वो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए GST TDS यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर अगर रजिस्टर्ड बायर को बाय करता है तो यहाँ पर RCM नहीं लगेगा, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। देखो FCM जहाँ लिखा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, तो सप्लायर को यहाँ GST देना होगा, 18% के रेट से GST देना होगा और TDS अप्लाई होगा। यस, GST का TDS यहाँ पर अप्लाई होगा, GST TDS यहाँ डिडक्ट करना होगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। साथ के साथ इसको हम दोबारा से समझेंगे, जब सेक्शन 51 में आपको समझा रहा हूँ वहाँ पर हम इसको दोबारा से समझेंगे कि GST का TDS क्या होता है, किसको काटना होता है। तो किसको काटना है, बायर को या रिसिपेंट को यहाँ पर GST का TDS काटना होगा। किस रेट से काटना होगा, 2% IGST, C और S है तो 1% होगा ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू पे नहीं कटेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे कटेगा। तो लेट सपोज अगर 10 लाख का हमने वो बेचा, स्क्रैप बेचा प्लस 18% GST, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1,80,000, 11,80,000 का आपका इनवॉइस हो जाएगा। तो बताइए, अब ये जो मान लीजिए IGST है तो 2% किस पर कटेगा, 2% जो कटेगा वो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर कटेगा, ना कि 11,80,000 के ऊपर। ठीक, उसके बाद कब पे करना है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो उस बेसिस पर आपको यहाँ पे करना है। एग्जम्पशन कब मिलेगी, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेल जो है एक्सक्लूडिंग GST वो अप टू 2.5 लाख रुपीज़ है। अगर ये जो सेल है जैसे 2 लाख रुपीज़ से 2.5 लाख रुपीज़ से ऊपर है, 10 लाख की सेल थी तो यहाँ TDS काटा जाएगा। जो 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, अगर इससे कम है तो ज़रूरत नहीं होती आपको GST के अंदर TDS काटने की। उसके बाद में या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है बट बायर का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर मिसमैच आ रहा है तो वहाँ पर भी GST TDS नहीं काटा जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जब सेक्शन 51 हम पढ़ रहे होंगे। न्यू GST रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा, न्यू GST TDS, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो TDS जब कटेगा, GST का TDS का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो आपको चाहिए, GST में जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है वो तो आपको चाहिए। साथ ही में GST में जब आपकी TDS काटने की लायबिलिटी आती है तो आपको एज अ TDS डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन GST में सेपरेटली लेना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ये चीज़ें वैसे आगे की है, हम वहाँ भी दोबारा रिपीट करेंगे, बट अभी समझ लीजिए बिकॉज हम अभी ये वाला कंसेप्ट क्लियर मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलूँगा। GST की रिटर्न आपको फाइल कब तक करनी है, अप टू 7th मंथ तक फाइल करनी है। GSTR 7 फाइल होगी, अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको फाइल करनी होगी। सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा आपको, सेपरेट GST की रिटर्न फाइल होगी GSTR 7। लेट फीस कितनी होती है यहाँ पर, अगर आप फाइल नहीं करोगे 50 रुपीज़ की होती है C और S, मैक्सिमम 2000 रुपये। नील फाइल है तो कोई भी GST की आपको लेट फी नहीं लगेगी। इंटरेस्ट है लेट पेमेंट का 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट की। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट मैंने आपको वैसे ऑलरेडी समझा दी है। नॉर्मल अगर कोई पर्सन है वो खाली RCM की सप्लाई कर रहा है कितने की भी कर ले, उसको GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मेटल स्क्रैप डीलर है, उस केस में अगर उसने 40 लाख की लिमिट जैसे ही, 40 लाख बोल रहा हूँ मैं दिल्ली के प्रोस्पेक्टिव से, GST रजिस्ट्रेशन लिमिट जैसे ही क्रॉस की वैसे ही उसके लिए मैंडेटरी, वो एक टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, उसके लिए मैंडेटरी है GST में रजिस्ट्रेशन लेना। ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको समझाई हुई है।
तो ओनली आरसीएम सप्लाई, देखो ये चीज़ समझ लेते हैं यहाँ से, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप ओनली आरसीएम सप्लाई कर रहे हो और आप मेटल स्क्रैप बेच रहे हो, आपकी लिमिट अबव थ्रेशोल्ड है, तो आपके लिए रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना, लेकिन अप टू थ्रेशोल्ड तक रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब जैसे दिल्ली की बात करें 40 लाख के नीचे नीचे अगर सेल है, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इन एनी अदर गुड्स के अंदर आपकी ये सारी गुड्स आ जाएंगी जो हमने समझी थी। यूज व्हीकल गवर्नमेंट बेच रही है, लॉटरी, रॉ कॉटन, सिल्क यार्न कोई एग्रीकल्चरिस्ट बेच रहा है, तो उस केस में अगर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट या अबव थ्रेशोल्ड लिमिट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। केवल मेटल स्क्रैप में ये इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर आया है। ठीक है, ये इसके सोर्स और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये पूरा पॉइंट जो हमने समझ लिया, अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूं जिससे आप इजीली इन चीजों को ग्रैप्स कर पाए, फिगर्स की हेल्प से किस तरीके से काम होगा। जैसे एबीसी मेटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड जो एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बायर है, ऑपरेटिंग इन महाराष्ट्र में स्क्रैप डीलर का काम करती है, स्क्रैप बायर किया इन्होंने। ऑन 15 दिसंबर 2025 एबीसी मेटल लिमिटेड ने परचेज किया मेटल स्क्रैप अंडर 2 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांस क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन्होंने परचेज किया 3 लाख रुपीस का एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी ये टैक्सेबल वैल्यू है। ये 3 लाख है ना, इट इज टैक्सेबल वैल्यू। एंड दूसरे केस में एक रजिस्टर्ड पर्सन से किया कितना, 5 लाख रुपये की, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। सारे कंप्लाइंस बताइए, पहले केस में क्या होगा और दूसरे केस में क्या होगा। केस नंबर 1 के अंदर बताइए क्या आरसीएम लगेगा या नॉर्मल चार्ज लगेगा। तो भाई ए जो हमारा सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है और जो रिसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर हमारा कौन से केस में फॉलो होगा, देखो इधर से चार्ट में से देखो, चार्ट में से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, जो रिसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड है। रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, देखो सप्लायर क्या है हमारा, अच्छा इसने बाय किया, सॉरी ये बायर है, तो एबीसी लिमिटेड ये बायर है। सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड है। सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड है, ये वाला केस है। आरसीएम लगेगा, नो जीएसटी टीडीएस। ठीक है, आरसीएम 18% लगेगा यहाँ पर। तो जो एबीसी मेटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड है, इसके लिए हम देखेंगे तो आरसीएम अप्लाई होगा। जीएसटी पेमेंट बाय बायर को जीएसटी पे करना होगा, यानी एबीसी जो हमारा मेटल वर्क, एबीसी मेटल वर्क को 54,000। ये कैसे निकलेगा, बिकॉज 3 लाख की सप्लाई है, 3 लाख का 18% आप निकालेंगे। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ एक बार, 3 मल्टीप्लाई बाय 18% 54। ठीक है, उसके बाद जीएसटी टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पर, जीएसटी टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जीएसटी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। रिटर्न कौन सी फाइल करनी है, जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। जीएसटीआर 3B में आप मैंने आपको बताया जीएसटी की लायबिलिटी आप कहाँ पे करते हैं, टेबल 3.1.D के अंदर आप जो है इसको पे करेंगे आउटपुट टैक्स, और क्लेम करेंगे टेबल नंबर 4 के अंदर आप इसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। केस नंबर 2 की बात करें तो एक रजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड बायर ने खरीदा, तो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कौन सा केस है बताओ जल्दी से फटाफट। हमारा केस जो है वो कौन सा वाला है, हमारा केस है रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड बायर है। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा यहाँ पर और जीएसटी टीडीएस भी अप्लाई होगा। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर किसको पे करना होगा, जो सप्लायर है वो सप्लायर को पे करना होगा। फॉरवर्ड चार्ज में एबीसी मेटल वर्क को नहीं करना, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर को जीएसटी पे करना होता है। बातों में घूम मत जाया करो, कंसेप्ट बिल्ड करके रखा करो। सप्लायर मेरा ये है तो इसको 5 लाख के ऊपर जीएसटी पे करना होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। बताइए 5 इंटू 18% 90,000 रुपये का होगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे करेगा, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, ये वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो पे करेगा। बात आती है जीएसटी टीडीएस की। अच्छा जीएसटी टीडीएस कौन काटेगा बताओ, क्या जीएसटी टीडीएस वो काटेगा जो पर्सन पे कर रहा होगा। अब पेमेंट कौन कर रहा है, जीएसटी टीडीएस तो अप्लाई है यहाँ पर बिकॉज दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे जो मेटल वर्क वाली कंपनी है ये पे करेगी, कितना पे करेगी बताइए, अब आंसर दीजिए, अब कैलकुलेशन कीजिए। 5 लाख का इनवॉइस बताओ कितने का होगा, यहाँ पर इसको क्लियर करो, मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंपल करता हूँ चीज़ें। 5 लाख का टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर 18% का जीएसटी है, तो कितने का इनवॉइस बना करके देंगे, 90,000 हो गया इसका जीएसटी। 5,90,000 रुपीज़ का इनवॉइस जो है वो एबीसी मेटल वर्क को मिला। एबीसी मेटल वर्क पेमेंट करने जा रहा है और इसको जीएसटी टीडीएस काटना है। 5,40,000 में से
माइनस कर दो 2%। 2% किसका होगा बताओ? क्या 590 का 2%? नहीं नहीं, टैक्सेबल वैल्यू का। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपीज है। 5 लाख, बताइए 5 लाख का 2% कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2%, 10,000 रुपीज हो गया। 5,90,000 का इनवॉइस है ना, 590 का। 590 का ये आ गया 10,000, तो इसमें से 10 गया, 5,80,000 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, 10,000 का टीडीएस काटा जाएगा और 5,80,000 की, 590 का टोटल इनवॉइस आया, उसमें से 10,000 टीडीएस डिडक्ट हुआ, 5,80,000 की पेमेंट यहां पर इसको कर दी जाएगी। और उसके बाद जो सप्लायर है वो अपनी 3B फाइल करेगा और R1 फाइल करेगा। और GSTR 7 कौन फाइल करेगा बताइए? यहां अच्छे से मैंने लिखा नहीं है। GSTR 7 फाइल करनी होगी ए, जिसने टीडीएस काटा वही तो GSTR 7 फाइल करेगा। टीडीएस तो ABC लिमिटेड मेटल वर्क काट रही है ना, ABC लिमिटेड मेटल वर्क। और 3B में कौन क्लेम करेगा? जो सप्लायर है वो अपने 3B में उस टीडीएस को क्लेम कर लेगा। जो ये सेल है तो नॉर्मल सेल है, ये तो अपने जो सप्लायर है वो R1 3B में दिखाएगा नॉर्मल सेल की तरह। और जो रिसिपेंट है ये कौन क्लेम करेगा? ये क्लेम करेगा ABC लिमिटेड। मैं इसको ना एक अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी इस वाले पार्ट में ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ चीज़ें। आओ, क्योंकि यहाँ मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ सही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ी सी खिचड़ी हो रही है। आओ सिंपल करते हैं, खिचड़ी को जरा सा दलिया बनाते हैं। देखिए नाम भी लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको बोलते हैं विवेक। ठीक है, ये है मिस्टर विवेक और ये है हमारी ABC, दोनों स्क्रैप डीलर हैं। ठीक है, मिस्टर विवेक ने सप्लाई किया इसको स्क्रैप 5 लाख रुपीस का और यहां से पैसा आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल चार्ज या रिवर्स चार्ज, तो ये दोनों R है, R। अब अगर दोनों R हैं तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी यहां पर GST चार्ज होगा 90,000 का। 5,90,000 का इनवॉइस बना करके इसको भेज दिया, इतने का जो इनवॉइस बना करके भेजा और यहाँ से पेमेंट मेरे को आ गई। पेमेंट के लिए क्या होगी? 5,90,000 में से माइनस 10,000 का GST TDS ये काटेगा और मुझको पेमेंट कितने की मिलेगी? 5,80,000 की मुझको पेमेंट मिलेगी विवेक को। ये कंसेप्ट अभी तक है, यहाँ से समझो, इजीली समझ जाओगे। अब देखो क्या क्या कंप्लाइंस करने होंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मिस्टर विवेक, आपने कितने की सेल की? 5 लाख की। 90,000 का GST है, आप इसको अपनी R1 में सेल्स दिखाइए। GSTR 1 में आप इसको दिखाइए। उसके बाद GSTR 3B में इसकी पेमेंट कीजिए। GSTR 3B में आप इसकी पेमेंट कीजिए, ये आपका कंप्लाइंस होगा। और दूसरी तरफ ABC क्या करेगा? ये अपने GSTR 3B के अंदर टेबल नंबर 4 में क्लेम करेगा ITC। कितने का ITC क्लेम करेगा? 90,000 का। यहाँ पर R1 में मैं 90,000 का टैक्स आउटपुट दिखाऊंगा और 3B में वो 90,000 की पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ABC को एक GSTR 7 फाइल करनी होगी और GSTR 7 में 10,000 का TDS इसने यहाँ पर डिडक्ट किया है, 5 लाख का 2%। यहाँ पर मिस्टर विवेक को TDS एंड TCS रिटर्न फाइल करनी होगी। ये रिटर्न फाइल मैं आपको सिखाऊंगा बाद में जाकर के, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं तो बस एक्सेप्ट करके फाइल कर दो। 10,000 का अमाउंट आ रहा होगा वो मैं फाइल करूंगा और वो 10,000 मेरे कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा। सर ये तो आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बातें बता दी। ये पूरा कंप्लायंस मैंने बताया आपको, दोनों पार्टी के बिहाफ पर क्या कंप्लायंस होगा जब GST TDS काटा जा रहा है और फॉरवर्ड चार्ज के केस में इस तरीके से यहां पर ये पूरा का पूरा कंप्लायंस काम करेगा। ठीक है, ये कंप्लायंस समझ में आ गया आपको? इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ये मैंने अलग तरीके से बनाया, बट इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। मिस्टर विवेक को R1 में 90,000 का GST पे करना है, शो करना है, 3B में उसकी पेमेंट करनी है, TDS एंड TCS में 10,000 का क्लेम करना है जो कि कैश लेजर में चला जाएगा। ABC को 3B के अंदर टेबल 4 में क्लेम करना है 90,000 का ITC, GSTR 7 में 10,000 का जो TDS काटा है वो शो करना और ये 10,000 का TDS ये यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। बोलिए सर, आपको ये चीज़ क्लियर हुई?
मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताया कि जीएसटी ऑन मेटल स्क्रैप किस तरीके से काम करता है, आरसीएम के केस में कैसे काम होगा, फॉरवर्ड चार्ट में कैसे काम होगा, जीएसटी टीडीएस कैसे काटा जाएगा। आप ये जो जीएसटी रिटर्न्स है ये मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा कैसे करनी होती है। टीडीएस टीसीएस रिटर्न बहुत सिंपल है, उसको भी हम आगे जा करके सीख लेंगे। आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।